हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में। पिछले क्लास में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखे कि किस तरह से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है ना, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट करने के पीछे कारण भी बताया गया कि उनका जो कंसेप्ट था उसमें कहा गया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी दिया जाए तो वैसे केस में तो इलेक्ट्रॉन का जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जो है अगर रेडिएशन का शिकार हो जाए, एनर्जी रिलीज़ करे, तो वैसे केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कमज़ोर होता जाएगा और सेंट्रीपिटल फोर्सेस स्ट्रांग होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर खींचा चला जाएगा। यानी एक समय ऐसा हो सकता है कि एटम कोलैप्स कर जाए, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। अब सवाल ये है कि ये जो अगला कंसेप्ट जो हमारे आने वाला है नील बोर्स का थ्योरी, तो उसमें वो पूरी तरह से प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे आधारित है और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को समझने के लिए कुछ एनर्जी का कंसेप्ट हम लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए आज का टॉपिक हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसी पे है कि एनर्जी क्या है। ठीक है, हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें हम लोग आज जानेंगे कि व्हाट इज़ एनर्जी, है ना, क्योंकि हम लोग रेडिएंट एनर्जी ये सब को हम लोग पहले समझ लें, है ना। तो एनर्जी क्या है, तो आप लोग को पता है कि एनर्जी का मतलब क्या होता है कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी कहते हैं। और कार्य करने की क्षमता किस बात पर डिपेंड करता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाएं तो फोर्स लगाने के बाद जिस वस्तु पे हम फोर्स लगा रहे हैं उस वस्तु का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, या फोर्स अगर नहीं लगाएं फोर्स ही जीरो हो जाएगा तो भी वर्क डन जीरो हो जाएगा। यानी तीन बातों पे डिपेंड करता है हमारा वर्क डन। पहला फोर्स के मैग्नीट्यूड पे, दूसरा डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, और तीसरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन यानी थीटा पे डिपेंड करता है। और इन तीनों यानी फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है हमारा वर्क डन का मैग्नीट्यूड। तो पहले आइए हम लोग जान लेते हैं कि एनर्जी है क्या। तो हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट इज एनर्जी, तो हम लोग कहते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। और कोई भी वर्क जो है ना, यानी हम लोग समझ गए कि अगर आपके अंदर एनर्जी है तो इसका मतलब है कि आपसे कोई हम वर्क का उम्मीद कर सकते हैं कि भाई आपके अंदर एनर्जी है तो चलो वर्क परफॉर्म करके दिखाओ। तो वर्क परफॉर्म करने के लिए हम लोग को पता है कि वर्क किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, तो वर्क जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यानी W जो होता है यानी वर्क डन जो हो गया वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। आपको पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, यानी ये दोनों मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है। अगर मैग्नीट्यूड अगर डायरेक्शन अगर हटा दे तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, W बराबर FS cos थीटा। ठीक है, यानी यहाँ पे cos थीटा जो है वो डायरेक्शन बता रहा है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये मैग्नीट्यूड हम लोग का वर्क का बता रहा है। ठीक है, तो W बराबर आप लोग का FS cos थीटा हो गया। यानी वर्क डन जो है वो तीनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा, फोर्स पे भी डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करेगा और उनके बीच का एंगल यानी cos थीटा पे कि cos थीटा का वैल्यू कितना है आप लोग का। जैसे अगर आप लोग का ये पता है कि मैक्सिमम वर्क डन कब होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे, है ना, किसी ऑब्जेक्ट पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट अगर हो, यानी डिस्प्लेसमेंट भी अगर इसी डायरेक्शन में अगर होगा तो वैसे केस में ये थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1, यानी वर्क डन मैक्सिमम होगा आप लोग का। लेकिन अगर मान लो कि फोर्स जो है ना, और डिस्प्लेसमेंट, जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझा लें। जैसे मान लो कि कोई कुली है, ठीक है, और उस कुली को हम लोग कहें कि चलो भैया ये सर पे सामान ले लो और सर पे सामान लेके हमको इस जगह पे जाना है, इस जगह पे जाना है। तो वैसे केस में क्या होगा, ये कुली भैया गया यहाँ पे, इस जगह पे पहुँचा दिया हमारा, है ना, जो आप लोग का जो हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचा दिया। पहुँचाने के बाद कहा कि भाई ये वर्क डन किए हैं
उसका पैसा दो। तो फिजिक्स कहता है कि उसने वर्क डन नहीं किया, वर्क डन 0, इसलिए पैसा भी 0 हो जाना चाहिए। क्यों फिजिक्स कहता है कि वर्क डन नहीं किया? क्योंकि ये जो बॉक्स रखा हुआ है इसमें मास भी है और इसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है आप लोग का नीचे की तरफ। तो जाहिर बात है कि फोर्स जो है वो किधर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर की तरफ। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया आप लोग का, 90 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो वर्क डन भी कितना हो गया इसके द्वारा, वर्क डन हो गया आप लोग का 0, यानी इसने कोई वर्क डन नहीं किया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वर्क डन जो है वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, यानी फोर्स जिधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या उसी डायरेक्शन में हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ना, परपेंडिकुलर हो रहा है, यानी उनके बीच के एंगल पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर ले। ये तो हम लोग समझ गए कि एनर्जी क्या है, तो हम लोग समझ गए कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी कहेंगे। हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। अब आप लोग को पता है कि एनर्जी का ट्रांसमिशन जो है ना, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसमिशन यानी एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी का ट्रांसमिशन कितने तरीके से होता है, 3 तरीके से होता है। एक को कहते हैं कंडक्शन, एक को कहते हैं कन्वेक्शन और एक को कहते हैं रेडिएशन। यानी ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी कितने तरीके से होता है ना, ऊर्जा का संचरण 3 तरीके से होता है। कौन कौन 3 तरीका है, या तो कंडक्शन के थ्रू होगा, या फिर कन्वेक्शन के थ्रू होगा आप लोग का, या फिर आप लोग का रेडिएशन के थ्रू होगा। ठीक है, यानी ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी जो है वो 3 तरह का से होता है, 3 तरीके से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारा टारगेट है। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन में आप लोग को पता है कि एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिशन के लिए माध्यम की जरूरत होगी, मीडियम की जरूरत होगी। लेकिन रेडिएशन का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज रेडिएशन, व्हाट इज रेडिएशन। तो अगर कोई पूछेगा कि रेडिएशन क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ transmission of energy, the process of transmission of energy, the process of transmission of energy in which medium is not required, in which medium is not required called क्या, रेडिएशन। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि रेडिएशन क्या है, ऊर्जा संचरण की वो प्रक्रिया जिसमें माध्यम की जरूरत नहीं हो। यानी अगर एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह बिना किसी माध्यम के आए या जाए तो हम लोग उसको रेडिएशन कहते हैं इस प्रोसेस को। यानी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन विच मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी ऊर्जा संचरण की वो प्रक्रिया जिसमें माध्यम की जरूरत नहीं हो, मीडियम की जरूरत नहीं हो, उसको हम लोग रेडिएशन कहते हैं। जैसे मान लो सन से मिलने वाला जो भी लाइट है आप लोग का, लाइट एनर्जी जो है सूर्य से मिलने वाला जो प्रकाश है वो क्या है आप लोग का, वो रेडिएशन है, क्योंकि डायरेक्ट मिल रहा है हम लोगों को, कोई बीच में मीडियम है नहीं, माध्यम है नहीं। या बल्ब से आने वाला ये जो आप लोग देख रहे हो लाइट एनर्जी जो है, ये भी क्या है आप लोग का, ये डायरेक्ट आ रहा है, यानी इसको हम लोग रेडिएशन कह सकते हैं। यानी रेडिएशन का मतलब क्या हुआ कि अगर हमसे एनर्जी डायरेक्ट आपको अगर मिल रहा है तो उसको रेडिएशन कहेंगे। लेकिन अगर मान लो कि हमसे एनर्जी किसी और शख्स को जा रहा है, उससे किसी और को मिल रहा है, उससे फिर आपको मिल रहा है, तो हमसे आपको एनर्जी डायरेक्ट नहीं मिला, इन मीडियमों के थ्रू मिला, तो आप इसको रेडिएशन नहीं कहोगे। तो रेडिएशन का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी का ट्रांसमिशन जो है वो सोर्स से डायरेक्ट अगर आपको प्राप्त हो रहा है तो हम उसको रेडिएशन कहेंगे। तो रेडिएशन का मतलब समझ गए कि ये वो प्रक्रिया है ऊर्जा संचरण का जिसमें माध्यम की जरूरत नहीं होती, मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो उसको हम लोग रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें रेडिएशन को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों कहते हैं, क्योंकि रेडिएशन में यानी अगर पुराना थ्योरी अगर देखें, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के अनुसार अगर चले, तो हम लोग जानते हैं कि रेडिएशन में आप लोग का क्या होता है, रेडिएशन में आप लोग का 2 तरह का फील्ड आप लोग का जुड़ा होता है आप लोग का, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए इस रेडिएशन को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। तो याद रखिएगा है ना कि रेडिएशन एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको हम लोग, इलेक्ट्रो
मैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। यानी इसी को शॉर्ट में हम लोग EMR यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। तो वैसा रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आप लोग का जुड़ा हुआ हो, उस रेडिएशन को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ये जो पाथ है प्रोपागेशन ऑफ रेडिएशन का, ये सब एक दूसरे के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। सब 90 डिग्री होता है। अगर मान लो कि इधर है आप लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड है आप लोग का, ठीक है, इधर आप लोग का अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है आपका, और इधर मान लो कि ये पाथ है, पाथ ऑफ प्रोपागेशन ऑफ रेडिएशन, पाथ ऑफ प्रोपागेशन ऑफ रेडिएशन, तो ये सब एक दूसरे का क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यानी सब 90 डिग्री पे होता है आप लोग का। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, ठीक है, ये याद रखिएगा कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना, EMR शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड पाथ ऑफ प्रोपागेशन ऑफ रेडिएशन, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड पाथ ऑफ प्रोपागेशन ऑफ रेडिएशन आर क्या? परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। तो रेडिएशन का मतलब समझ ही गए होंगे। रेडिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी सोर्स से एनर्जी डायरेक्ट अगर मिलता है किसी ऑब्जेक्ट को, तो इस प्रोसेस को हम लोग रेडिएशन कहते हैं। अगर किसी रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जुड़ा हुआ है, तो उस रेडिएशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और पाथ ऑफ प्रोपागेशन ऑफ रेडिएशन जो है वो एक दूसरे के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ऑलवेज ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, है ना। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑलवेज ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इक्वल टू द velocity of light, equal to the velocity of light। तो याद रखना कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो हमेशा कैसे ट्रैवल करेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन में वो मूव करेंगे, है ना, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे, जिसका वेलोसिटी किसके बराबर होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आपको पता है कि लाइट का वेलोसिटी वैक्यूम में कितना होता है आप लोग का? तो वेलोसिटी ऑफ लाइट को अगर C से रिप्रेजेंट करें तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो व्हाट इज सी हियर? C जो है वो क्या है आप लोग का? वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। यहाँ पे C जो है ये क्या है आप लोग का? वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो क्या क्या जाने आप लोग जाने कि रेडिएशन में दो तरह का फील्ड होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और पाथ ऑफ प्रोपागेशन ऑफ रेडिएशन सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, और वो कितना होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ध्यान देते जाइएगा, है ना। ये सब इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट, इसको ध्यान में रखेंगे। ये याद रखिएगा कि जो अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा, है ना, डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना, डिफरेंट, इसको हम लोग शॉर्ट में ले लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज, but their velocity is always equal to the velocity of light, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा कि अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उनका वेवलेंथ अलग अलग हो सकता है, उनका फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका वेलोसिटी जो है वो हमेशा किसके बराबर होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर। तो अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेलोसिटी अलग अलग
नहीं होगा, उनका वेवलेंथ अलग अलग होगा, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा, लेकिन वेलोसिटी जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, चाहे वो रेडियो वेव हो, माइक्रोवेव हो, इंफ्रारेड हो, अल्ट्रावायलेट हो, एक्सरेज हो, गामा रेज हो, कॉस्मिक रेज हो, विजिबल हो, ये सब जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है सबका वेवलेंथ वैरी करेगा, सबका फ्रीक्वेंसी वैरी कर सकता है, लेकिन सबका वेलोसिटी किसके बराबर होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट के। और वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है प्यारे बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकता है आप लोग का, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ट्रैवल टू ए वैक्यूम, है ना, यह वैक्यूम से ट्रैवल कर जाएगा, ठीक है। वैक्यूम का मतलब समझ गए, वो जगह जहाँ पे आप लोग का एटमॉस्फेयर नहीं है, जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 होता है, उसको वैक्यूम कहते हैं। तो उस जगह से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो ट्रैवल कर जाएगा, है ना। मे ट्रैवल, है ना, थ्रू ए वैक्यूम, थ्रू ए वैक्यूम, ठीक है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वेव का कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव वेव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ड्यू टू हैविंग वेव कैरेक्टरिस्टिक्स वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वेव का गुण होता है, और वेव का गुण होने के कारण एंड ड्यू टू हैविंग वेव कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। उनको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कह सकते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें वेव का कैरेक्टर होता है, और वेव का कैरेक्टर होने के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब कितने तरह के होते हैं या क्या क्या वेव में कैरेक्टर होता है आप लोग जान ले, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि जैसे मान लो कि कोई रेडिएशन जो है ये इस तरह से, है ना, आप लोग का वेव के फॉर्म में गया, ठीक है, क्रेस्ट ट्रफ बनाते हुए इस तरह से आप लोग का जा रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को पता है कि ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं, है ना। ये क्रेस्ट हो गया, है ना, इसको हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। और ये नीचे वाला जो है ये ट्रफ हो गया आप लोग का, ये ट्रफ हो गया, गर्त बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। और आपको पता है कि शीर्ष की ऊंचाई या गर्त की गहराई को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। दिस इज एम्पलीट्यूड, ये क्या होता है? इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। और दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। दिस इज वेवलेंथ, ये क्या है आप लोग का? वेवलेंथ, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो क्या क्या है वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव क्या क्या है? अगर किसी में वेव का कैरेक्टर है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो अगर किसी में वेव का अगर कैरेक्टर है तो क्या क्या होगा? अगर वेव का कैरेक्टर होगा तो उसमें क्या होगा? वेवलेंथ होगा, ठीक है। अगर वेव का कैरेक्टर होगा तो उसमें फ्रीक्वेंसी होगा, है ना, इसको लैम्डा बोलते हैं हम लोग, है ना, लैम्डा। और इसको हम लोग न्यू बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसी तरह से तो वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, वेलोसिटी होगा, एम्पलीट्यूड होगा और वेव नंबर होगा, न्यू बार, ठीक है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है प्यारे बच्चों। अगर किसी में वेव कैरेक्टर है तो वो 5 गुण होगा ही उसमें वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, वेलोसिटी होगा, एम्पलीट्यूड होगा और वेव नंबर होगा। तो अगले क्लास में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसी तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।